एग्जामगंज में आपका स्वागत है। आज से हम लोग डेली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें विभिन्न सब्जेक्ट्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को हम लोग लाएंगे। प्रत्येक दिन 10 क्वेश्चन लाएंगे और उसका डिटेल डिस्कशन किया जाएगा। तो आज हम लोगों ने जो चूज किया है सब्जेक्ट वो पॉलिटी है। देखिए, पॉलिटी आज हम लोग शुरू कर रहे हैं। आज का डेट है, नोट कर लीजिए, आज का डेट है 22 फरवरी 2026। आज हम लोग पॉलिटी का प्रारंभ कर रहे हैं और पॉलिटी का 10 क्वेश्चन हमने लिया है। इस पर डिटेल डिस्कशन हम लोग करेंगे। ये जो भी हमारे क्वेश्चंस है वो आने वाले आगामी जो भी आपके एग्ज़ाम्स है, जैसे बीपीएससी का प्रीलिम्स, यूपी पीसीएस, झारखंड पीसीएस, एसएससी, बिहार एसएससी, रेलवे हो, चाहे बिहार पुलिस एवं दरोगा का एग्ज़ाम हो, इसमें इस क्वेश्चन से आप काफ़ी बेनिफिट ले सकते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि संविधान के अनुच्छेद 13 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीचे 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट, यह संविधान पूर्व कानूनों को असंगति की सीमा तक शून्य घोषित करता है। दूसरा, यह राज्य को मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कानून बनाने से रोकता है। तीसरा, संविधान संशोधन पूरी तरह अनुच्छेद 13 के दायरे से बाहर है। तो देखिए, ये जो आप देख रहे हैं क्वेश्चन, तो इसमें जो भी व्यक्ति डिटेल डिस्कशन किया होगा तो वो पता है कि हमारा अनुच्छेद जो 13 है वह राज्य को फंडामेंटल राइट के बारे में ये सुनिश्चित करता है कि जो भी फंडामेंटल राइट दिए गए हैं उसके विरुद्ध स्टेट कोई कानून नहीं बनाएगा। क्लियर है? और पूर्व से कोई कानून चला आ रहा है तो वो यदि फंडामेंटल राइट के विरुद्ध है या उसका कुछ सेक्शन फंडामेंटल राइट के विरुद्ध है, तो जो पार्ट फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट होगा उतने तक को नल एंड वॉइड घोषित करता है। ओके, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हमारा जो 2 ऑप्शन है, 1 और 2, ये स्पष्टतः सही है। तीसरा ऑप्शन देखिए कि संविधान संशोधन पूरी तरह से अनुच्छेद 13 के दायरे से बाहर है। देखिए, फंडामेंटल राइट में भी संशोधन किया जा सकता है, लेकिन ये संशोधन जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर जो है, संविधान का मौलिक ढांचा जो है उसके अंदर ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो संविधान की जो मौलिक भावना है, हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको ही डिस्ट्रॉय करे। ऐसा संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता है, लेकिन संविधान संशोधन किया जा सकता है। क्लियर है? तो ऐसा नहीं है कि हमारा जो मूल अधिकार है उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है, यानी ये स्टेटमेंट आपका गलत है। क्लियर है? तो हमारा आंसर जो सही होगा, ये आंसर हमारा सही होगा। आइए इसमें कुछ और डिटेल चीज़ें देखते हैं। देखिए, यहाँ पे डिटेल में दिया गया है कि हमारा जो अनुच्छेद 13 है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखिए, कह रहा है कि आर्टिकल 13(1) कहता है कि संविधान पूर्व कानून, यानी हमारा जब संविधान लागू हुआ उसके पहले के जो भी कानून देश में विद्यमान हैं, यदि वे फंडामेंटल राइट से असंगत हैं, ओके, फंडामेंटल राइट से यदि वो असंगत होंगे तो वे अपनी असंगति की सीमा तक, यानी जितना पार्ट फंडामेंटल राइट के विरुद्ध होगा, यानी फंडामेंटल राइट को लिमिट कर रहा होगा, उसको जो है शून्य कर दिया गया है, यानी उसका प्रभाव जो है वो 0 कर दिया गया है। क्लियर है? दूसरा 13(2) देखिए, आर्टिकल 13(2) कहता है कि राज्य मौलिक अधिकारों को कम करने वाला कानून नहीं बनाएगा। क्लियर है? यानी राज्य जो है, केंद्र सरकार, राज्य से आसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों से है, तो राज्य जो है कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जिससे फंडामेंटल राइट जो हमारे नागरिकों को प्राप्त है या विदेशी व्यक्तियों को प्राप्त है। ध्यान दीजिएगा, हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट जो है भारतीय नागरिक के साथ साथ कुछ फंडामेंटल राइट जो है विदेशी यात्रियों को भी प्राप्त है। इंडियंस को तो प्राप्त है ही, इसके साथ साथ जो हमारे यहाँ फॉरेनर्स आते हैं उनको भी कुछ मौलिक अधिकार प्राप्त है। क्लियर है? तो राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जिससे
किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार जो है वो लिमिटेड हो या कहें कि उसमें कमी आए। क्लियर है। अगला देखिए, इसी का आर्टिकल 13(3) यानी इसका सब क्लॉज 3 जो है वह कहता है कि कानून में अध्यादेश, नियम, उपविधि, अधिसूचना आदि शामिल है। अब ये कह रहा है कि कानून किसे माना जाएगा, तो वो उसके दायरे को क्लियर किया है कि यदि गवर्नमेंट जो है कोई ऑर्डिनेंस लाती है यानी अध्यादेश लाती है, या कोई रूल लाती है यानी कोई कानून बनाती है, नियम बनाती है, बाईलॉज लाती है, कोई उपविधि बनाती है, या कुछ रेगुलेशन जो है वो जारी किया जाता है, या सरकार के स्तर से कोई नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। नोटिफिकेशन मीन्स अधिसूचना, ठीक है ना। तो इस तरह की जो भी चीजें हैं वो जो है कानून के यानी लॉ में इन सभी चीजों को शामिल किया जाता है। क्लियर है। इसके आगे है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड आर्टिकल 13 यानी संविधान संशोधन और आर्टिकल 13 के बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ गौर करने वाली बात है कि जो हमारा आर्टिकल 13 है वो उस पे संशोधन को लेकर के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कई सारी चीजें कई बार वाद लाएगा, और उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने बहुत सारे डायरेक्शंस दिए हैं, जिसमें यहाँ पे 3 केस का जिक्र किया गया है। तो उसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण है वो लास्ट वाला 2 है। देखिए, गोलकनाथ के मामले में कहा गया था कि अमेंडमेंट इज लॉ अंडर आर्टिकल 13, यानी देखिए अमेंडमेंट जो है इज लॉ अंडर आर्टिकल 13, यह संविधान के अमेंडमेंट जो है यह संविधान के अनुच्छेद 13 के दायरे में है। ओके, आगे देखिए, इधर एक अगला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, केशवानंद भारती बनाम भारत संघ। ये केशवानंद भारती बनाम भारत संघ का जो मामला है 1973 का, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये कहता है कि अमेंडमेंट वैलिड बट कैन नॉट डिस्ट्रॉय बेसिक स्ट्रक्चर। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ये कहता है कि अमेंडमेंट तो ठीक है, आप संविधान के माध्यम से फंडामेंटल राइट में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन ये जो संशोधन होगा वो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को प्रभावित नहीं करेगा। यदि वो प्रभावित करता है तो उस तरह का संशोधन लीगली मान्य नहीं होगा। क्लियर है। और एक और चीज जान लीजिए, केशवानंद भारतीवाद जो है इसी में बेसिक स्ट्रक्चर के कंसेप्ट को लाया गया था। क्लियर है। भारतीय संविधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको डिफाइन किया गया था, मोटे तौर पे डिफाइन किया, उसका एक एग्जैक्ट परिभाषा नहीं है, लेकिन मोटे तौर पे बेसिक स्ट्रक्चर जो टर्म है उसका यूज किया गया था इसी वाद में। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इस पे भी प्रश्न बनते रहता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 19 के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। देखिए, आर्टिकल 19 के बारे में बात की जा रही है और कहा जा रहा है, इसको लेकर के 3 स्टेटमेंट नीचे दिए गए हैं। पहला, इसमें मूल रूप से 7 स्वतंत्रताएं थी। ये कह रहा है कि ओरिजिनली जब हमारा संविधान लागू हुआ तो उस समय कुल कह रहा है कि 7 स्वतंत्रताएं हमको दी गई थी। क्लियर है। सेकंड कह रहा है कि संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया। क्लियर है। इसका दूसरा यह है कि संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया। तीसरा स्टेटमेंट है कि अनुच्छेद 13 के अंतर्गत लगाए गए प्रतिबंध युक्ति संगत होने चाहिए, बिल्कुल रीजनेबल होने चाहिए। ये 3 ऑप्शंस हैं। देखिए, जब आप स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे कि पहला बिल्कुल सही है। पहले 19 के अंतर्गत ABCD करके कुल 7 कितने 7 सब क्लॉज दिए गए थे, जिसमें से 44वें संविधान संशोधन द्वारा जो है एक क्लॉज को हटा दिया गया था। वो क्लॉज था संपत्ति का अधिकार जो है वो हमारा मौलिक अधिकार है। ओके, और इसको हटा करके कहां लेके चला गया, ये हट के चला गया 300A में। जो पहले फंडामेंटल राइट हुआ करता था वो अब हमारा कानूनी अधिकार हो गया, वो लीगल राइट है।
संपत्ति का अधिकार जो है वर्तमान में लीगल राइट है। ओके, क्लियर है? तो हमारा दूसरा ऑप्शन भी सही है। अब आते हैं तीसरा, देखिए कह रहा है कि रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज अंडर आर्टिकल 19 मस्ट बी रीजनेबल। ओके, बिल्कुल, जो भी प्रतिबंध हमारे संविधान के अंतर्गत, आप फंडामेंटल राइट को लेकर के देखिएगा बहुत सारे प्रतिबंध भी है, लेकिन वो क्या है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, युक्ति संगत होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ भी प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। तो इस तरह से कह रहा है कि इसमें से कौन सही है, तो हमारा तीनों सही है। क्लियर है? इसमें तीनों सही है, 1, 2 और 3। अब देखिए इसके बारे में कुछ डिटेल यहाँ दिया गया है कि वही जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ओरिजिनली हमारे संविधान में 19(1)(a) से लेकर G तक जो है कुल 7 स्वतंत्रताएं दी गई थी। उनमें से जो F नंबर स्वतंत्रता थी, राइट टू प्रॉपर्टी की, इसको अमेंड करके हटा दिया गया और ये कहाँ चला गया, अनुच्छेद 301 के अंतर्गत चला गया। लीगल राइट है अभी ये अभी नोट कर लीजिए, केवल हमारा ये कानूनी अधिकार है। ठीक है? अच्छा, इसके पीछे कहानी भी है कि ऐसा क्यों किया गया। ओके, देखिए सरकार को बहुत सारी योजनाएं चलानी थी देश को डेवलप करने के लिए। सड़क बनाना हो, रेलवे डेवलप करना हो, कोई हॉस्पिटल बनाना हो, इसके लिए व्यापक स्तर पे जमीन की आवश्यकता होती है। चूंकि देखेंगे कि जमीन हमारा फंडामेंटल राइट था, ऐसी स्थिति में सरकार को भूमि अधिग्रहण में काफी दिक्कतें आ रही थी। उसको लेकर के सरकार ने डेवलपमेंट और सकारात्मक पर्पस को देखते हुए अमेंडमेंट किया और अमेंडमेंट कर करके हमारा जो संपत्ति का अधिकार है उसके राइट को कानूनी अधिकार दे दिया। क्लियर है? तो आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि 44वें संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। वही सेम चीज है, अभी हम लोग जो 13(a) की बात कर रहे हैं। आगे देखिए, कुछ इससे संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट्स भी है। रमेश थापर का जो मामला है उसमें कहा गया है कि फ्री स्पीच वाइटल फॉर डेमोक्रेसी। कह रहे हैं कि फ्री स्पीच जो है वो बहुत जरूरी है। दूसरा, बेनेट कोलमैन का मामला है, ये फ्रीडम ऑफ प्रेस से रिलेटेड है। अच्छा, एक चीज ध्यान दीजिएगा, अभी जो हम आर्टिकल 19 की बात कर रहे थे, 19(a) में जो हमारा बोलने की स्वतंत्रता है, इसी के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता भी है। क्लियर है? प्रेस की जो स्वतंत्रता है वो इसी के अंतर्गत है, ये क्लियर रखिएगा। ओके, आगे कह रहा है कि प्रतिबंध के संदर्भ में अभी जो ऑप्शन दिया गया था कि गवर्नमेंट जो है फंडामेंटल राइट पे को लिमिट कर सकती है, उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती हैं, लेकिन वो रीजनेबल होना चाहिए, एकदम बिल्कुल कारण सहित होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि सरकार मनमाने तरीके से कोई भी प्रतिबंध लगा देगी। तो आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अनुच्छेद 21 की न्यायिक व्याख्याओं के माध्यम से निम्नलिखित में से कौन से अधिकार शामिल किए गए हैं। ध्यान से देखिए, कह रहा है कि आर्टिकल 21 हैव इवॉल्व्ड सिग्निफिकेंटली थ्रू जुडिशियल इंटरप्रिटेशन किया गया है, इंटरप्रिटेशन है। और उसमें कौन कौन से कह रहा है कि राइट को शामिल किया गया आर्टिकल 19 के समय। तो देखिए, संविधान जो है आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो संविधान का अंतिम व्याख्याता है। ये संविधान की समय समय पे व्याख्या करता है। ओके, और उसी व्याख्या के अंतर्गत आप देखेंगे कि आर्टिकल 21 में बहुत सारे चेंजेस लाए गए हैं। क्लियर है? जैसे ध्यान से आप देखिए, कह रहा है आजीविका का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, निजता का अधिकार, आश्रय का अधिकार। तो ये कह रहा है कि इसमें से कौन कौन से शामिल किए गए हैं। तो देखिए आपका आंसर जो है बी होगा, इसमें चारों शामिल किए गए हैं। क्लियर है? और किस किस जजमेंट से किए गए हैं ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो देखिए
कह रहा है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ये कहता है कि किसी व्यक्ति के जीवन का जो अधिकार है उसको विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावे अन्य तरीके से आप जीने के अधिकार को लिमिट नहीं कर सकते हैं, उसको वापस नहीं ले सकते हैं। क्लियर है? उसके लिए क्या है, एक प्रोसीजर निर्धारित किया गया है कानून के माध्यम से। क्लियर है? तो अब देखिए, जीने के अधिकार को व्यापक तौर पे हमारे न्यायालय ने व्यापक स्तर पे उसको डिफाइन करने का प्रयास किया है और समय समय पे अलग अलग केसेस में अलग अलग जजमेंट आए हैं। उसमें मेनका गांधी वाद बहुत महत्वपूर्ण है। 1978 का जो ये वाद है, इसमें कहता है प्रक्रिया जो है वो न्याय संगत, उचित और तर्क संगत होना चाहिए। ओके, कह रहा है कि प्रोसीजर मस्ट बी जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल होना चाहिए। ओके, न्याय संगत होना चाहिए, उचित होना चाहिए और तर्क संगत होना चाहिए। क्लियर है? दूसरा है, एक वाद था 1985 का, इसमें आजीविका के अधिकार को भी जीने का अधिकार में शामिल कर लिया गया। क्लियर है? इसके अलावे सुभाष कुमार के वाद में पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, मान लीजिए कि आपका फंडामेंटल राइट है जीने का, एक एग्जांपल दे रहा हूं, फंडामेंटल राइट है आपको कि आपको जीने का अधिकार है, लेकिन आपके आसपास बहुत एयर पॉल्यूशन हो, साउंड पॉल्यूशन हो, वाटर पॉल्यूशन हो, तो उससे क्या होगा, आपके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, कई तरह की बीमारियों से आप ग्रसित होंगे और बीमारियों के कारण आपका स्वास्थ्य खराब रहने से डेथ तक हो सकता है। यानी ये हमारे स्वास्थ्य को, यानी हमारे जीने के अधिकार को डायरेक्ट प्रभावित कर रहा है हमारा इन्वायरमेंट। तो इसको लेकर के राइट टू पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट का कंसेप्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया था सुभाष कुमार के मामले में 1991 में। तो इस प्रकार ये भी इसके अंदर शामिल हो गया। नेक्स्ट है कि प्राइवेसी को लेकर बड़ा चर्चा रहा था। केएस पुट्टास्वामी, ओके, इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय बहुत व्यापक स्तर पर निजता के अधिकार को डिफाइन किया था। क्लियर है? और उसे फंडामेंटल राइट माना था और आर्टिकल 19 का हिस्सा माना गया था। इस प्रकार आप देखेंगे कि अनुच्छेद 21 बहुत विस्तृत और व्यापक है। ओके, जीवन जहां जहां प्रभावित हो रहा है वो सारा पार्ट इसके अंतर्गत शामिल होगा। क्लियर है? अच्छा, इसी के साथ आप एक और चीज याद कर लीजिए, 21 है तो 21 ये जो है राइट टू एजुकेशन, आपने सुना होगा, शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन। क्लियर है? इसको भी हमारे संविधान में 86वें 86 अमेंडमेंट के माध्यम से 2002 में शामिल किया गया था। इसमें कहा गया है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के जो भी बच्चे हैं उनको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। क्लियर है? तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिफरेंशिएट्स आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के बीच क्या अंतर है। देखिए, बहुत सारा अंतर है। ओके, इसमें मैं कुछ चीजें आपको बता दे रहा हूं, फिर हम लोग ऑप्शन पे आएंगे। आर्टिकल 32 जो है फंडामेंटल राइट के वायलेशन की स्थिति में कोई भी नागरिक सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। कहां जाएगा? सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 226 में फंडामेंटल राइट के वायलेशन में कोई भी व्यक्ति कहां जा सकता है? हाई कोर्ट। देखिए ध्यान से, इसमें आप देखेंगे कि फंडामेंटल राइट के वायलेशन की स्थिति में आदमी जाएगा सुप्रीम कोर्ट। क्लियर है? आप यहां भी देख रहे हैं कि हाई कोर्ट के मामले में 226 के तहत जाएगा फंडामेंटल राइट के वायलेशन पे हाई कोर्ट। लेकिन एक अंतर है, हाई कोर्ट में जब व्यक्ति जाएगा तो वो अपने फंडामेंटल राइट के अलावे जो उसके लीगल राइट्स हैं, जो भी उसके कानूनी अधिकार हैं, उनका भी वायलेशन होगा तो वो जा सकता है हाई कोर्ट। यानी हाई कोर्ट जो है
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से व्यापक शक्ति रखता है। क्लियर है? शक्ति तो नहीं कहेंगे, लेकिन उसका जो एरिया है, ओके, एरिया जो है, एरिया व्यापक है। क्लियर? हाई कोर्ट का एरिया ज्यादा है सुप्रीम कोर्ट की एरिया से। क्लियर है? तो आइए अब देखते हैं, इसको समझते हैं। कह रहा है कि बोथ कैन बी इवोक्ड ओनली फॉर फंडामेंटल राइट। कह रहा है दोनों केवल मौलिक अधिकारों के लिए लागू होते हैं। अभी मैंने क्या बताया, मौलिक अधिकारों के लिए लागू होते हैं, लेकिन यहां लगा रहा है क्या, केवल। तो मौलिक अधिकार के लिए तो लागू है 32, 226 भी लागू है, लेकिन साथ साथ 226 लीगल राइट के लिए भी लागू है। यानी मौलिक अधिकार के आगे भी जो भी हमारे कानूनी अधिकार है, उसके लिए भी व्यक्ति 226 का यूज करते हुए माननीय उच्च न्यायालय जा सकता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ये जो है वो गलत हो गया। दूसरा देखिए, अनुच्छेद 32 स्वयं एक मौलिक अधिकार है। तो ये बिल्कुल सही है। जब आप पढ़ेंगे मौलिक अधिकार, 12 से लेकर के 35 तक मौलिक अधिकार का चर्चा है, अनुच्छेद 12 से 35 तक। उसमें देखेंगे 32 नंबर जो पार्ट है, वो प्रत्येक व्यक्ति को ये अधिकार देता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या देता है कि संवैधानिक उपचार, यानी किसी व्यक्ति को फंडामेंटल राइट नहीं प्राप्त होता है, किसी कारण उसका वायलेशन होता है, तो वो माननीय सुप्रीम कोर्ट या माननीय हाई कोर्ट इसी आर्टिकल 32 के तहत जा सकता है। ये इसको फंडामेंटल राइट प्राप्त है। क्लियर? और आर्टिकल 32 को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। क्या बोला था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये आत्मा है। क्लियर है? तो बी बिल्कुल सही है। आगे देखिए, अगला है कि अनुच्छेद 226 का क्षेत्राधिकार 32 से व्यापक है। इसकी चर्चा अभी हम लोगों ने की थी कि 32 के तहत केवल फंडामेंटल राइट के वायलेशन की स्थिति में व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जाता है, जबकि 226 के अंतर्गत फंडामेंटल राइट के साथ साथ यदि कोई अदर लीगल राइट भी उसका प्रभावित हुआ हो तो भी वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। इट मीन्स 226 के अंतर्गत जो उसका एरिया है वो वाइड है देन सेक्शन 32 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर है? आइए नेक्स्ट देखते हैं। इसी का कुछ डिटेल यहां दिया हुआ है। इसमें देखिए क्या कह रहा है कि आर्टिकल 32 जो है उसके बारे में कह रहा है कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचार, जिसकी चर्चा अभी हम लोग कर लिए हैं, सुप्रीम कोर्ट रीट पावर। ओके, तो इसमें कह रहा है कि इट इज इटसेल्फ ए फंडामेंटल राइट। क्लियर है? यानी आर्टिकल 32 जो है अपने आप में एक फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 226 जो है उसके बारे में हाई कोर्ट रीट पावर की बात कर रहा है। इसमें व्यक्ति जो है फंडामेंटल राइट के अलावे यदि कोई अदर लीगल राइट उसका प्रभावित हो रहा है तब भी वो माननीय उच्च न्यायालय जा सकता है। क्लियर है? आगे कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं, जैसे एल चंद्र कुमार 1997 के केस में कहा जाता है कि जुडिशियल रिव्यू पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। जुडिशियल रिव्यू जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। आपको अभी बताया गया था कि केशवानंद भारतीवाद में बेसिक स्ट्रक्चर के कंसेप्ट को दिया गया। केशवानंद भारतीवाद, ओके, इसमें बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट आया। क्लियर है? और समय समय पे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन किया और उसके दायरे को निर्धारित किया। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना है कि जुडिशियल रिव्यू जो है, न्यायिक जो हमारा रिव्यू होता है उसमें न्यायिक पुनर्विलोकन जो होता है उसमें बेसिक स्ट्रक्चर जो है का पार्ट माना गया है न्यायिक पुनर्विलोकन को। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये राइट स्टेटमेंट पूछ रहा है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ध्यान दीजिए। और ये बात किया जा रहा है आर्टिकल 352 के संदर्भ में। तो आर्टिकल 352 जो है राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। क्लियर है? तो आइए देखते हैं। अनुच्छेद 19 जो है केवल बाह्य या बाहरी आक्रमण की स्थिति में स्वतः निलंबित हो जाता है। क्लियर है? आप जब उसको पढ़ेंगे
तो देखेंगे कि जब हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी घोषित की जाती है तो लोगों के, नागरिकों के बहुत सारे अधिकारों को सीमित किया जाता है। क्यों किया जाता है? ताकि हमारे राष्ट्र की एकता और अखंडता जो है वो बनी रहे, उसे सुनिश्चित किया जा सके और हमारी एकता अखंडता पे किसी तरह का थ्रेट जो है उसकी संभावना कम हो सके। ओके, तो वैसी स्थिति में लोगों के बहुत सारे अधिकारों को सीमित कर दिया जाता है। तो उसमें युद्ध या बाहरी आक्रमण की स्थिति में अनुच्छेद 19 जो है स्वतः निलंबित हो जाता है। ओके, स्वतः निलंबित हो जाता है। अगला देखिए, दूसरा पॉइंट है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट है कि अनुच्छेद 20 और 21 आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किए जा सकेंगे। देखिए, समझना है इसमें क्या फर्क है। अनुच्छेद 20 और 21 की बात कर रहा है, तो 21 जीने का अधिकार है, देखिएगा, ठीक है, राइट टू लाइफ की बात किया जाता है 21 में, और 20 जो है वो दोष सिद्धि की बात करता है कि कहीं दोष सिद्धि के लिए आपको मौका देने की बात की जाती है कि यदि कोई आरोप आप पे लगता है तो आपको मौका दिया जाएगा कि आप अपने आप को निर्दोष साबित कर सके। इस तरह का चीज है। मतलब ये दोनों जो है व्यक्ति के अस्तित्व के लिए बहुत जरूरी है, तो इसको सस्पेंड नहीं किया जाता है, तो ये भी सही है। क्लियर है। अगला है कि अनुच्छेद 359 के अंतर्गत राष्ट्रपति आदेश द्वारा अनुच्छेद 32 को निलंबित किया जा सकता है। केवल देखिए, इमरजेंसी के दौरान इसको निलंबित किया जाता है 32 को। क्यों निलंबित किया जाता है भाई? अनुच्छेद 32 कहता है कि यदि किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है तो वैसी स्थिति में वो रिट ला सकता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। तो जैसे इमरजेंसी लगता है तो किसी व्यक्ति का यदि आर्टिकल 19 के अधिकार को लिमिट कर दिया जाए तो तुरंत जाएगा हाई कोर्ट, अपना रिट दायर करेगा कि भाई हमारी बोलने की स्वतंत्रता को सीमित कर दिया गया। तो इसके लिए अनुच्छेद 32 को भी जो है लिमिट कर दिया जाता है। ओके, क्लियर है, ताकि व्यक्ति जो है रिट नहीं ला सकता, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता। तो यही इसका मूल है। क्लियर है। तो आइए इसके डिस्कशन को देख लेते हैं। तो हमारा आंसर पहले देख लीजिए, इसमें तीनों सही है। क्लियर है। आर्टिकल 19 सस्पेंड हो जाता है, 20-21 सस्पेंड आप नहीं कर सकते क्योंकि सीधे डायरेक्ट जीवन से जुड़ा हुआ चीज है। नेक्स्ट 32 सस्पेंड होता है। तो इस तरह से हमारा आंसर जो है सी है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। हालांकि इसी के डिस्कशन को देख लेते हैं पहले। इसमें डिटेल डिस्कशन एक दिया गया है कि आर्टिकल 358 जो कहता है ऑटोमेटिकली सस्पेंड्स आर्टिकल 19 ड्यूरिंग इमरजेंसी बेस्ड ऑन वार और एक्सटर्नल एग्रेशन नॉट आर्म्ड रिबेलियन। देखिए, सैन्य विद्रोह नहीं, बाहरी आक्रमण की बात हो रही है। देखिएगा, किसी देश से युद्ध हो जाए या कोई बाह्य आक्रमण हो तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि हमारा आर्टिकल 19 जो है इमरजेंसी के दौरान सस्पेंड रहता है। लेकिन यदि कोई आर्म फोर्स का सशस्त्र विद्रोह हो जाए हमारे यहाँ, मान लीजिए ऐसा तो सिचुएशन नहीं आएगा, लेकिन सशस्त्र विद्रोह हो जाए तो वैसी स्थिति में आर्टिकल 19 जो है वो अलाउ रहेगा। क्लियर है। देखिए, 44वें संशोधन के बाद यह केवल युद्ध या बाहरी आक्रमण की स्थिति में लागू होता है। आगे देखिए, आर्टिकल 359 कहता है कि प्रेसिडेंट जो है, राष्ट्रपति जो है, में सस्पेंड इन्फोर्समेंट ऑफ एफआर। राष्ट्रपति जो है सस्पेंड कर सकते हैं क्या? फंडामेंटल राइट को कौन कौन सा छोड़ के? आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। क्यों? आर्टिकल 20 और 21 डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों क्या है? सीधे जीने के अधिकार से जुड़ा हुआ है। जीने का अधिकार यानी सीधे जीवन से जुड़ा हुआ है। तो आप इमरजेंसी के नाम पे किसी का जीवन जो है उसको समाप्त या उसको लिमिट नहीं कर सकते हैं। उसके लिए जो प्रोसीजर है, विधि द्वारा बनाया गया जो व्यवस्था है, उसी के तहत चलना होगा। क्लियर है। आगे देखिए कि 44वां जो हमारा संविधान संशोधन हुआ 1978 में, उसमें
ये इंश्योर किया गया कि आर्टिकल 20 और 21 को किसी भी परिस्थिति में आप सस्पेंड नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? यहां क्या कर रहा है कि इसको इंश्योर किया गया है हमारे 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से। क्लियर है? अगला देखिए, एडीएम जबलपुर का एक बड़ा ही फेमस मामला है। इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि ड्यूरिंग इमरजेंसी हेवियस कॉर्पस डिनाइड, ओके, लेटर ओवर रूल्ड इन केस पुट्टुस्वामी यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो बाद में इसको डिनाई कर दिया गया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत प्रतिबंध का आधार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबंध का आधार नहीं है? ठीक है ना? कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्राउंड अंडर आर्टिकल 19 सब सेक्शन 2। देखिए, जिसमें कह रहा है कि भारत की संप्रभुता और अखंडता, लोक व्यवस्था, विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध, प्रशासनिक सुविधा। तो बहुत क्लियर हो जाइए, इसका ऑप्शन जो है डी होगा। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा आर्टिकल 2 के अंतर्गत प्रतिबंध का आधार नहीं है? बिल्कुल, जैसे हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हमारी स्वतंत्रता तो जी गई है संविधान के अंतर्गत 19 आर्टिकल में, उस पर युक्त निर्बंधन की बात की गई है कि आप उस पर प्रतिबंध लगा सकते हैं, लेकिन वो रीजनेबल होना चाहिए, वो रिस्ट्रिक्शन जो है रीजनेबल होना चाहिए। तो वो रीजन सरकार कुछ भी नहीं रख सकती, उसके लिए बिल्कुल हमारे राष्ट्र की एकता और अखंडता यदि प्रभावित होने वाली हो, हमारी संप्रभुता पे उसका असर हो रहा हो, लोक व्यवस्था बिगड़ने का डर हो, या विदेशी राज्य से जो भी हमारा रिलेशन है उस पर प्रभाव पड़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम आर्टिकल 19(2) को प्रतिबंधित कर सकते हैं। लेकिन इस आधार पे कि हमारा प्रशासनिक व्यवस्था गड़बड़ हो जाएगा, प्रशासनिक सुविधा के लिए ये प्रतिबंध अति आवश्यक है, इसे लगाना जरूरी है। इसके आधार पे यदि सरकार चाहे कि हम 19(2) को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, उस पर प्रतिबंध लगाते हैं, तो ये सर्वथा गलत होगा और ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस का पार्ट नहीं होगा। क्लियर है? तो आइए इसमें देख लीजिए, इसमें कह रहा है कि आर्टिकल 19(2) प्रोवाइड्स रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑन ग्राउंड ऑफ। ये कह रहा है कि कुछ ग्राउंड्स है, किस स्थिति में आप जो है किसी व्यक्ति के फ्रीडम ऑफ स्पीच को लिमिट कर सकते हैं। क्लियर है? तो वो क्या क्या है? तो हमारा पहला है कि राज्य की सुरक्षा से संबंधित कोई मामला है, तो बिल्कुल हम उस ग्राउंड पे किसी व्यक्ति के जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बोलने की आज़ादी है, उसको लिमिट कर सकते हैं। किसी पब्लिक ऑर्डर की स्थिति में, कंटेप्ट ऑफ कोर्ट की स्थिति में, डिफेमेशन की स्थिति में, तो ये कुछ ग्राउंड्स दिए गए हैं। ये एक चीज आगे चल के 1963 में 16वें अमेंडमेंट द्वारा देखिए इसमें संप्रभुता और अखंडता को भी शामिल किया गया है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वेनियंस को इसमें शामिल नहीं किया गया है। क्लियर है? आगे देखिए, एक बड़ा महत्वपूर्ण केस हुआ था श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें रिसेंट जजमेंट जो आया उसमें रिस्ट्रिक्शंस मस्ट स्ट्रिक्टली फॉल विद इन आर्टिकल 19(2). उसमें कहा गया कि रिस्ट्रिक्शंस आप लगाइए, लेकिन वो बिल्कुल आर्टिकल 19(2) के ही अधीन होना चाहिए, उससे बाहर आप जा करके नहीं लगा सकते हैं। क्लियर है? तो यही चीज है कि इसी चीज को यहाँ डील किया गया है, जो अभी हमने बात किया कि 16वें संविधान संशोधन द्वारा भारत की प्रभुता और अखंडता को भी इसमें शामिल किया गया था, लेकिन इसमें प्रशासनिक सुविधा शामिल नहीं है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 25 क्या गारंटी देता है? अनुच्छेद 25 क्या गारंटी देता है? ये कह रहा है कि पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता, ओके। दूसरा कह रहा है कि लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन
धार्मिक स्वतंत्रता, केवल अल्पसंख्यकों को धार्मिक स्वतंत्रता, और भारत में राजधर्म। ध्यान दीजिएगा, हमारे यहाँ कोई राजधर्म नहीं है, यानी राजधर्म की बात तो बिल्कुल नहीं करता है। दूसरा देखिए, केवल अल्पसंख्यकों को धार्मिक स्वतंत्रता, ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ सभी वर्ग, समुदाय एवं पंथ को अपने धर्म को मानने की आजादी है। तो ये ऑप्शन भी गलत है। ठीक है। तीसरा कह रहा है लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन धार्मिक स्वतंत्रता। बिल्कुल, ये हमारा ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही है। क्यों सही है? ये प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा से लोक व्यवस्था के अंतर्गत नैतिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए अपनी धार्मिक स्वतंत्रता के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार देता है। तो ये बिल्कुल सही है। अगला है अब्सोल्यूट रिलीजियस फ्रीडम, पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता। ऐसा नहीं है, अब्सोल्यूट नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। हमारे यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता जो मिली हुई है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अब्सोल्यूट है। क्लियर है? तो आइए देखिए, इससे संबंधित कुछ कुछ चीजें दी गई हैं कि अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता देता है, लेकिन यह पूर्ण नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप धर्म के नाम पे कुछ भी कीजिएगा और वो लीगली बाइंडिंग नहीं है। दूसरा, यह लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन है। बिल्कुल क्लियर है। आवश्यक धार्मिक प्रथा सिद्धांत 1954 में सिरूर मठ मामले में यह प्रतिपादित हुआ। किस मामले में? सिरूर मठ मामला, याद कर लीजिए, 1954 का सिरूर मठ मामला में आवश्यक धार्मिक प्रथा सिद्धांत 1954 पे विशेष फोकस किया गया था। आइए इसको लेकर के आर्टिकल 25 में जो गारंटी दिया जाता है उसको इसमें डिटेल दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसी को लेकर के एसआर बोमोई बनाम भारत संघ 1994 में बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हुए सेकुलरिज्म जो वर्ड है, धर्मनिरपेक्षता, ठीक है ना, ये टर्म जो है इसको बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट माना गया है। नोट कर लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 33 संसद को किससे संबंधित शक्ति देता है? नोट कर लीजिए, पार्लियामेंट्स पावर अंडर आर्टिकल 33 इज रिलेटेड टू। ओके, तो जब आप अच्छे से पढ़ेंगे तो बहुत क्लियर हो जाइएगा। ये आपातकाल, इमरजेंसी से संबंधित बिल्कुल नहीं है। दूसरा, संविधान संशोधन, ये भी बिल्कुल नहीं है क्योंकि ये 368 है। आपातकाल के बारे में भी आपात का 3 कंडीशन दिया गया है, 352, 356 और 360। उसको ध्यान से देख लीजिएगा। तो वो भी नहीं है। मार्शल लॉ की बात करता है तो मार्शल लॉ भी नहीं है। देखिए, फंडामेंटल राइट को लेकर के सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकारों पे बहुत सारे प्रतिबंध लगाए गए हैं। क्लियर है? उसी का चर्चा किया गया है आर्टिकल 33 में। चूंकि जो हमारी आर्म फोर्सेस हैं उनको आम नागरिकों की तरह सभी फंडामेंटल राइट्स प्राप्त नहीं है। क्लियर है? उसके साथ साथ कुछ निर्बंधन है, वो भी क्या है, रीजनेबल ही है बट निर्बंधन है। क्लियर है? तो ये सही होगा, बी आंसर। देखिए, इसमें यही कह रहा है कि अनुच्छेद 33 संसद को सशस्त्र बलों एवं पुलिस बल के मौलिक अधिकारों को सीमित करने की शक्ति देता है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका 2 उद्देश्य है। पहला कि सेना एवं पुलिस में अनुशासन बनाए रखना, और दूसरा हमारी जो राष्ट्रीय सुरक्षा है उसको सुनिश्चित करना। देखिए, यहाँ लिखा भी है, राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करना और अनुशासन बनाए रखना। क्लियर है? ये कहाँ कहाँ है? तो 3 पार्ट बहुत क्लियर है, देख लीजिए। हमारा जो आर्म फोर्स है उसके लिए है, पुलिस फोर्स है उसके लिए है, और तीसरा जो है हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज है उनके लिए है। ओके, अब मान लीजिए हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी है, वो उसका कोई अधिकारी या कर्मचारी किसी अन्य देश में इंटेलिजेंस गैदर कर रहा है। अब जब वो इंडिया आता है और वो कहे कि हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच का फंडामेंटल राइट प्राप्त है,
तो फ्रीडम स्पीच के अधिकार के तहत हम वो सारी जानकारी साझा करेंगे, तो ये राष्ट्र की सुरक्षा के लिए भी ठीक नहीं है। ओके, और इस तरह के मामले में राष्ट्र को बड़े स्तर पे क्षति हो सकती है। तो इसलिए कुछ कुछ एजेंसी जो हैं उनको फंडामेंटल राइट्स से लिमिट किया गया है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि न्यायिक पुनर्विलोपन को मूल संरचना का हिस्सा किस मामले में घोषित किया गया। देखिए, इसको हम लोग बैक में डिस्कस कर चुके हैं कि जुडिशियल रिव्यू जो है, न्यायिक पुनर्विलोपन है, वो एल चंद्र कुमार के मामले में इसको मूल संरचना का हिस्सा माना गया। अब देखिए, बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा इसे माना गया है, तो बेसिक स्ट्रक्चर पे कुछ जानकारी ले लीजिए। तो यहाँ तो केवल यही कह रहा है कि इन एल चंद्र कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया 1997 के मामले में जुडिशियल रिव्यू अंडर आर्टिकल 32 एंड 226 इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। उसने क्या बोला कि 32 और 226 के अंतर्गत जो 32 के अंतर्गत जुडिशियल रिव्यू का पावर जो है बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। आगे बोला ट्रिब्यूनल डिसीजन सब्जेक्ट टू हाईकोर्ट रिव्यू, यानी न्यायाधिकरण का कोई फैसला होता है तो हाईकोर्ट उस पर क्या कर सकता है, उसका रिव्यू कर सकता है। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा, किसी ट्रिब्यूनल का मामला हो कोई और ट्रिब्यूनल ने उसमें जजमेंट दिया तो माननीय उच्च न्यायालय उसको रिव्यू कर सकता है। क्लियर है? ऑल्सो रीइंफोर्स्ड इन मिनर्वा मिल्स, और इस तरह की बातें कहाँ की गई थी? मिनर्वा मिल के मामले में भी की गई थी। बेसिक स्ट्रक्चर में मैं आपको क्या बताया, पहले ही चर्चा किए हम लोग कि केशवानंद भारतीवाद में सर्वप्रथम बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में चर्चा की गई। और मिनर्वा मिल 1980 का जो मामला है मिनर्वा मिल का, इसमें बेसिक स्ट्रक्चर को बृहद पैमाने पे डिफाइन करने का कहिए या उसके दायरे को निर्धारित करने का प्रयास किया गया। लेकिन साथ साथ आप देखेंगे कि समय समय पे सुप्रीम कोर्ट ने अपने अलग अलग जजमेंट में बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन करने का प्रयास किया है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, अगला कह रहा है कि दो टर्म की बात कर रहा है कि इन दोनों में क्या अंतर है। क्लियर है? पढ़ लीजिए इसको। तो क्या अंतर है दोनों में? तो एक निर्णय के पहले जारी होता है ताकि निर्णय ही प्रभावित मतलब निर्णय ही ना आ सके। क्लियर है? ये निर्णय के पहले जारी होता है और ये निर्णय के बाद जारी होता है। बस दोनों में यही एक बेसिक अंतर है, निर्णय के पहले और निर्णय के बाद जारी होता है। क्लियर है? तो ये बहुत सिंपल है। नेक्स्ट देखते हैं, इसके बारे में कुछ कुछ जानकारी भी दी गई है। तो कह रहा है कि निर्णय के बाद आदेश को निरस्त करती है, निर्णय से पहले कार्यवाही रोकती है। थोड़ा सा एक मिनट, निर्णय से थोड़ा ये गलत लिख दिए, ये निर्णय से पहले रोकने के लिए, कार्यवाही को बंद करने के लिए ये पहले जारी किया जाता है और ये निर्णय को निरस्त करने के लिए बाद में जारी किया जाता है। क्लियर है? तो ये इसका मामला है। दोनों जो है रिट सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय द्वारा जारी की जा सकती है। दोनों को पावर है, किसको? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को, दोनों को इस मामले में व्यापक पावर है। तो देखिए, आज हम लोग फंडामेंटल राइट्स के कुछ बेसिक चीज़ों को और कंसेप्ट को समझे हैं। इसमें फैक्चुअल चीज़ें बहुत कम थी। फैक्चुअल तथ्य के लिए आप लोग किसी भी एक स्टैंडर्ड बुक से उसको पढ़ लीजिएगा। ये पूछना भी हमारे लिए लाजमी सही नहीं था, क्योंकि मान लीजिए हम आपसे पूछते हैं कि इस अनुच्छेद स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है, या सिंपल सिंपल क्वेश्चन बनाते चले जाते हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। देखिए, इस सीरीज को हम लोग कंटिन्यू करेंगे और पर डे डेली 10 क्वेश्चन लाएंगे, अलग अलग सब्जेक्ट से लाएंगे। आप लोग कहेंगे तो पहले एक सब्जेक्ट को कर लेंगे, फिर दूसरे को लाएंगे, लेकिन हम लोग 10-10 क्वेश्चन का सीरीज लाएंगे और उसके माध्यम से डेली डिस्कशन करने का प्रयास करेंगे। हम लोग इसके साथ साथ कोशिश कर रहे हैं फुल लेंथ टेस्ट भी लाएंगे, सब्जेक्ट वाइज फुल लेंथ टेस्ट की हम लोग बात के बारे में विचार कर रहे हैं। साथ ही साथ हम लोग फाउंडेशन कोर्स लाना चाह रहे हैं, फाउंडेशन सब्जेक्ट वाइज विभिन्न सब्जेक्ट्स
पे हम लोग रिकॉर्डेड वीडियो का या लाइव क्लासेस लाने पे विचार कर रहे हैं, ठीक है, जिसके माध्यम से हम उस सब्जेक्ट की बिल्कुल विस्तृत जानकारी आपको दे सकें। और साथ ही साथ हम लोग या तो डेली बेसिस पे या साप्ताहिक बेसिस पे करंट अफेयर्स का, ये जो करंट अफेयर्स आप देख रहे हैं इसका भी हम लोग लाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमसे जुड़े रहिए और हमारी टीम जो है आपके लिए बहुत सारी और जानकारियाँ लेके आएगी जो आने वाले एग्जाम्स में आपको काफ़ी फ़ायदा करेगा। धन्यवाद।